ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू वीवी स्टडी। सो आज हम लोग मैनेजरल इकोनॉमिक्स की रिवीजन क्लास स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 रिवाइज करने वाले हैं आज हम लोग, स्टार्टिंग विद द टॉपिक मीनिंग ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स क्या होता है? जब हम लोग किसी भी कंट्री की प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं, वो अपन का मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट होता है। जब हम लोग इंडिविजुअल फर्म्स को स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल शॉप्स हो गया, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, सारी चीज़ें जब हम लोग एक छोटे पैमाने पर स्टडी करते हैं उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जब हम लोग सेम चीज़ों को कंट्री वाइड स्टडी करते हैं तो हम लोग उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो यही दोनों इकोनॉमिक्स के एक मैनेजर को एक कंपनी में चलाने के लिए उसको कौन कौन सी इकोनॉमिक्स के प्रोसेसेस और कॉन्सेप्ट्स काम आ सकते हैं, वो सारे प्रोसेसेस हम लोग कवर करते हैं मैनेजरल इकोनॉमिक्स के अंडर में। तो मैनेजरल इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन यही हो गई कि ऑल दोज इकोनॉमिक फंक्शंस वेदर इट इज़ माइक्रो और मैक्रो यूज्ड इन अ बिजनेस बाय अ मैनेजर इज कॉल्ड मैनेजरल इकोनॉमिक्स। ये आपका मैनेजरल इकोनॉमिक्स का मीनिंग हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजरल अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज़ अ माइक्रो कॉन्सेप्ट, माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। देखिए, एक मैनेजर जो है वो एक ही कंपनी को लीड करने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि एक मैनेजर जो है सारे इंडिया की जितनी भी कंपनी है सबका एक मैनेजर हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो मैनेजर हर कंपनी का एक ही होता है, तो वो अपनी ही कंपनी को स्टडी करता है, अपनी ही कंपनी के लिए डिसीजन मेकिंग करता है, अपनी ही कंपनी के लिए काम करता है। तो इसलिए ये एक माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। इसमें हम लोग कंट्री को कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली जो कंट्री में हो रहा है उसका असर अपने बिजनेस में पड़ता है। लेकिन मैनेजर अकेला उस चीज़ के लिए कुछ कर नहीं सकता। वो जितने भी चेंजेस कर सकता है वो सिर्फ अपनी कंपनी में कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इसलिए ये एक माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट है गोल ओरिएंटेड। एक मैनेजर जब कोई माइक्रो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स का कोई पार्ट अपने बिजनेस को चलाने में यूज़ करता है डिसीजन मेकिंग के लिए, तो वो हमेशा एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं होता कि आउट ऑफ द ब्लू एक मैनेजर को कोई डिसीजन लेना पड़ा तो उसने बस ऐसे ही रैंडमली ले लिया, कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता। हमेशा एक गोल होता है जिस गोल को अचीव करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं बिजनेस में। देन डिसीजन मेकिंग, सबसे बड़ी बात जो एक मैनेजर का मेन काम डिसीजन मेकिंग का ही होता है, क्योंकि मैनेजर खुद काम नहीं करता, वो दूसरों से काम करवाता है। दूसरों से काम करवाते टाइम बहुत सारे लोगों को डिसीजंस लेने होते हैं। तो यही सारे डिसीजंस को जो है हम लोग मैनेजरल इकोनॉमिक की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक हो गई इसकी डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है, अब डिसीजन मेकिंग को ही हम लोग को डिटेल में पढ़ना है कि डिसीजन मेकिंग होता क्या है। तो डिसीजन मेकिंग मतलब जितने भी बिजनेस में, बिजनेस लाइफ में जितने भी हम लोग के पास प्रॉब्लम्स आते हैं, हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, तब हम लोग को डिसीजन लेना पड़ता है। ठीक है, अगर हमारे पास एक ही ऑल्टरनेटिव है, कोई और ऑप्शन ही नहीं, तो उसमें डिसीजन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बस हम लोग को वही काम करना है जो अवेलेबल है। लेकिन अगर मेरे पास किसी काम के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हो जाए, तो एक बिजनेस के पास ऑल्टरनेटिव्स होते हैं बहुत सारे, तभी उसको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होना पड़ता है किसी भी मैनेजर को। तो डिसीजन मेकिंग जो है मैनेजरल इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो डिसीजन मेकिंग का हम लोग प्रोसेस समझेंगे कि कोई भी हम लोग को डिसीजन लेना है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, उसका अंत कहाँ से होता है। ये एक क्रोनोलॉजिकल प्रोसेस होता है, मतलब एक के बाद एक ही स्टेप्स इसकी फॉलो करनी होती है हमें। सबसे पहले तो प्रॉब्लम क्या है। जब तक कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी तब तक हम लोग डिसीजन किस चीज़ का लेंगे। तो डिसीजंस जो हैं वो हमारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए ही हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहला है कि प्रॉब्लम क्या है, आप इसको समझें। डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम जो है उसको डिफाइन करें, समझें कि कहाँ कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद प्रॉब्लम का एनालिसिस करना। एनालिसिस करना मतलब क्या ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर इसका असर पड़ेगा, क्या ये प्रॉब्लम छोटी सी है कि सिर्फ एक डिपार्टमेंट पर असर पड़ेगा, क्या ये प्रॉब्लम को हम इग्नोर कर सकते हैं। इसका पूरा एनालिसिस होता है कि ये प्रॉब्लम किस हद की है, किस लेवल की है। उसके बाद हम लोग उसका ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन का मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अब हमारे पास 10 सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरी सेल्स नहीं बढ़ रही, ये एक प्रॉब्लम है बिजनेस की। ठीक है, अब इसको ठीक करने के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। या तो मेरी कंपनी में सबसे पहले तो मैं सेल्स टीम से मतलब बात करूंगी कि क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है मेरे वहीं पर कोई लूप होल निकला है तो मैं स्टाफ पूरा चेंज कर दूं सेल्स डिपार्टमेंट का। एक ही मेरे पास तरीका है। दूसरा मेरा तरीका है कि मैं एडवर्टीजमेंट लाऊं। अब एडवर्टीजमेंट लाने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कि मैं न्यूज़पेपर में ऐड दूँ, मैं रेडियो में ऐड दूँ, मैं पैम्पलेट्स बंटवाऊँ, मैं इंस्टाग्राम पर ऐड दूँ। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं उस चीज़ के भी। तो यही है कि हम लोग पहले लिख लेंगे कि कितने कितने ऑप्शंस अवेलेबल है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मान लो 10 सोल्यूशन हमारे पास इजीली मिल जाएंगे कि मैं अपने सेल्स कैसे बढ़ाऊँ। हो सकता है कोई ऑफर अपन लगा दें एक पे एक फ्री का, तो सेल्स बढ़ जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे अपन के पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।
उसके बाद फिर हम लोग हर एक प्रॉब्लम, हर एक सोल्यूशन को एनालिसिस करके उसमें से जो भी बेस्ट होगा, अब देखो हर ऑल्टरनेटिव में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक और कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, हर चीज़ का। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होती बिजनेस में कि सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा हो, कुछ ना कुछ उसका डिसएडवांटेज भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये चूज़ कर रही हूँ कि मैं एडवर्टाइजमेंट करूँगी, तो अब एडवर्टाइजमेंट करने से सेल्स तो बढ़ जाएंगी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा ये बिज़नेस को, है ना। तो अब हम लोग के पास हर चीज़ का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। हर ऑल्टरनेटिव में आप लोग को दो अच्छी बातें मिलेंगी तो दो बुरी बातें भी मिलेंगी ही, लेकिन हम लोग को वो वाला ऑप्शन चूज़ करना है जो जिसकी बुरी बातों को हम लोग अपना सकते हैं। ऐसा कोई भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा कि उसमें कोई भी ड्रॉबैक ही नहीं होगा, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें होंगी तो सारे बिजनेस वही कर लेंगे, नहीं। लेकिन हम लोग को अपने बिजनेस के हिसाब से, अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से वो वाला ऑप्शन चूज़ करना है, वो वाला ऑल्टरनेटिव चूज़ करना है जो हमारे बिजनेस के लिए बेस्ट हो और जिसमें कम डिसएडवांटेजेस हो। ज़्यादा ऐसा तो मैं बोल ही नहीं सकती, कोई भी नहीं बोल सकता कि जीरो डिसएडवांटेजेस वाला चूज़ करो, नहीं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों चीज़ें होती है हर ऑल्टरनेटिव की। तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना, उसको अप्लाई करना। अगर मैंने ये करा कि चलो मैं एडवर्टीजमेंट दूंगी न्यूज़पेपर में, तो न्यूज़पेपर में ऐड देने का प्रोसेस चालू करूँगी और फिर फॉलोअप, मतलब चेक करना कि जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ कि नहीं हुआ। तो ये पूरा आपका डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब डिमांड का मतलब क्या होता है, जब हम लोग किसी भी कमोडिटी को, किसी भी गुड को मार्केट से परचेज करते हैं तो हम लोग उसकी डिमांड क्रिएट करते हैं। डिमांड मतलब मांग होता है हिंदी में। तो डिमांड मतलब कि हम लोग अगर किसी भी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग उसको उस प्रोडक्ट की डिमांड बोलते हैं, ठीक है। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, देखो लॉ ऑफ डिमांड मतलब डिमांड कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, है ना। जैसे प्राइस एक फैक्टर हो गया उसका, है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट हो गया एक फैक्टर, ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं डिमांड के। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्राइस और डिमांड का क्या रिलेशनशिप है। अगर मैं किसी सामान का प्राइस बढ़ा दूँ तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर्स तो खरीदेंगे नहीं, वो बोलेंगे नहीं इसका तो प्राइस अभी बढ़ा हुआ है, अभी हम पॉज कर लेते हैं, अभी हम नहीं खरीदते, ठीक है। तो प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ती है। अगर मैं एकदम से ऑफर दे दूं, आप लोगों ने देखा होगा जब सेल चलती है कहीं पर भी तो वहाँ पे उनकी सेल्स बढ़ जाती हैं। कहीं पर सेल चलता है मतलब ऑफ में आपको प्राइस कम होकर सामान मिलता है, तो उस टाइम पर अपन की सेल्स जो है डिमांड बढ़ जाती है। मतलब अगर सेल्स हम लोग इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसको डिमांड ही बोलेंगे, ठीक है। तो प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस के बढ़ने से डिमांड घट जाती है। तो इस इनवर्ट रिलेशनशिप को हम लोग लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं, जिसका डायग्राम इस तरीके से डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है इसका ग्राफ, क्योंकि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, एक चीज़ अगर घट रही है तो दूसरी बढ़ रही है। जब भी दो वेरिएबल्स के बीच में ऐसा रिलेशनशिप होता है तो उसका हमेशा जो ग्राफ है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, नीचे की तरफ स्लोप करता हुआ बनता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है एक्सेप्शन। अब देखिए लॉ ऑफ डिमांड हर कमोडिटी में नहीं यूजफुल होता, हम लोग को कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़ने हैं जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, ठीक है। कहाँ काम नहीं करेगा, देखो सबसे पहले तो इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स का मतलब क्या होता है, लो क्वालिटी गुड्स जो होते हैं। अब आपको लगता है क्या कि अगर लो क्वालिटी गुड्स का प्राइस बढ़ जाए तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, नहीं। सामने वाला क्या सोचेगा, अगर मैं लो क्वालिटी गुड्स ही ज़्यादा पैसे देके खरीद रहा हूँ तो इससे अच्छा तो मैं नॉर्मल गुड्स खरीद लूँ, मैं क्यों लो क्वालिटी गुड्स खरीदूँ, मैं अच्छी क्वालिटी का ही सामान खरीद लूँ। तो कभी भी इन्फीरियर गुड्स का प्राइस इंक्रीज होने से उसकी डिमांड डिक्रीज नहीं होती, ठीक है। हम लोग को वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। तो ये एक्सेप्शन है, यहाँ पे अपन का लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है स्टेटस गुड्स। स्टेटस गुड्स मतलब जो ऐसे वाले गुड्स होते हैं जो स्टेटस शो करने के लिए खरीदते हैं, जैसे डायमंड हुआ। अब शाहरुख खान डायमंड क्यों खरीदता है, क्योंकि वो महंगा है। अगर डायमंड का प्राइस मैं कम कर दूँ तो उसकी डिमांड नहीं बढ़ाएगा शाहरुख खान कभी भी। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पर प्राइस गिरने से डिमांड भी गिर रही है उस चीज़ की, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गया, मतलब लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा ब्रांड लॉयल्टी। अब अगर मैं किसी ब्रांड की तरफ लॉयल हूँ तो अगर वो अपना प्राइस बढ़ा भी देता तो भी मैं उसी क्वालिटी का, उसी ब्रांड का ही सामान मांगती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे घर में आदत है कि हम लोग सनफ्लावर ऑयल ही यूज़ करते हैं सफोला का, है ना, तो अगर उसका 2-3 रुपये से प्राइस इंक्रीज़ भी हो जाता है, अगर हमें आदत है उस चीज़ की, अगर मैं एकदम लॉयल हूँ, मेरे को एकदम वो चीज़ सूट कर रही है, मेरे को कोई और चीज़ नहीं कर रही है, मेरे को वही चीज़ सूट कर रही है, तो मैं कभी भी स्विच नहीं करूँगी अपना ब्रांड, क्योंकि मैं उस ब्रांड की तरफ लॉयल हूँ। तो थोड़ा सा अगर इंक्रीज़ भी होकर मेरे को प्राइस देना पड़ रहा है तो आई विल पे इट, मतलब मैं अपनी डिमांड कम नहीं कर रही हूँ विथ इंक्रीज इन प्राइस। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं हो रहा है। लास्ट है हैबिट्स एंड इमरजेंसीज। अगर मेरे को किसी चीज़ की हैबिट है, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्मोकर है, उसको अगर सिगरेट पीने की हैबिट है ही, तो अगर सिगरेट का प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो वो चीज़ कंज्यूम करेगा ही, ठीक है। सेम गोज फॉर आइसक्रीम, जो भी ऐसी वाली चीज़ें होती है मीठा खाने का, अगर किसी को हैबिट ही है कि वो आफ्टर डिनर मीठा खाना ही है, तो अगर मीठा कितना भी महंगा मिल रहा हो होटल में, आप ऑर्डर करोगे ही उसको,
को आफ्टर डिनर। तो कुछ हैबिट्स होती हैं जहाँ पर हम लोग लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं कर पाते। फिर है इमरजेंसीज। अब अगर इमरजेंसी गुड्स हो गए, मेडिसिन हो गई, अभी जैसे कोविड में हम लोगों ने देखा था रेमडेसिविर का जो प्राइस है वो इतना हाई हो गया था, लेकिन उसकी डिमांड कभी भी कम नहीं हुई क्योंकि वो एक ज़रूरत बन गई थी उस टाइम पर। अपने रिलेटिव्स को बचाने के लिए इमरजेंसीज में कोई भी कभी भी प्राइस नहीं देखता चीज़ का। रेमडेसिविर जैसी चीज़ जो इतनी कम प्राइस में मिलती थी मार्केट में पहले, लेकिन उसका सप्लाई कम होने के कारण जो है उसका प्राइस इतना हाई हो गया, लेकिन फिर भी लोगों ने उसकी डिमांड कम नहीं करी थी क्योंकि वो एक इमरजेंसी गुड था। तो इमरजेंसी गुड्स में भी अपन का लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। तो ये आपका डिमांड वाली चीज़ खत्म हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, डिमांड फोरकास्टिंग। फोरकास्ट करना मतलब होता है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना कि मेरा फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो डिमांड फोरकास्टिंग मतलब अगर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हूँ तो मैं सबसे पहले प्रोडक्शन करने से पहले ये फोरकास्ट करूँगी, ये प्रिडिक्ट करूँगी कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी हो सकती है मार्केट में। तो डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब प्रोडक्शन करने से पहले ही अगर मैं फोरकास्ट कर लूँ, मैं प्रिडिक्ट कर लूँ, मैं एक अंदाज़ा बिठा लूँ कि यार इतना गुड्स तो मेरे को प्रोड्यूस करने हैं क्योंकि इतनी डिमांड तो आने वाली है। ये बहुत काम की चीज़ है एक मैन्युफैक्चरर के लिए। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन करने से पहले हम लोग अपना पैसा डाल रहे हैं प्रोडक्शन में, तो हम लोग को ना इतना ज़्यादा प्रोडक्शन करना है कि मेरा सामान बिके ही ना, और ना ही इतना कम प्रोडक्शन करना है कि ऑर्डर आए और फिर मेरे पास ख़त्म हो जाए प्रोडक्शन और फिर मेरा कॉम्पिटिटर मेरे सारे ऑर्डर्स ले जाए। ये भी नहीं चाहिए मुझे। तो इसलिए हम कोई भी प्रोड्यूसर जो है पहले मार्केट को जांच लेता है कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होने वाली है मार्केट में। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्ट। अब डिमांड फोरकास्टिंग हम लोग कितने टाइप्स की करते हैं, तो हम लोग को यहाँ पे 4 टाइप्स पढ़ने हैं उसके। पहला इकोनॉमिकल, नॉन इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब जो पैसों से रिलेटेड होता है, जैसे अगर मैं अपने प्रोडक्ट, अगर मैं सेल्स की फोरकास्टिंग समझ रही हूँ, मतलब डिमांड फोरकास्टिंग में इकोनॉमिकल मतलब पैसों के पर्पज से कर रही हूँ, मतलब ये देखने के लिए कि प्रोडक्शन का प्राइस कितना जाएगा, उसकी कॉस्ट कितनी जाएगी, ये सारी चीज़ें जब मैं कंसिडर करके एनालिसिस करती हूँ, फोरकास्ट करती हूँ, उसको मैं बोलती हूँ इकोनॉमिकल। दूसरा होता है एक नॉन इकोनॉमिकल। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देख रही हूँ कि यार गवर्नमेंट को मेरी चीज़ पसंद आएगी कि नहीं, इस चीज़ से रिलेट कर रही हूँ अगर मैं अपने प्रोडक्ट को, तो ये नॉन इकोनॉमिकल है। इसमें कुछ पैसा इन्वॉल्व नहीं है, इसमें क्वालिटी इन्वॉल्व है, इसमें गवर्नमेंट, इसमें लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, तो ये नॉन इकोनॉमिकल कैटेगरी में चला जाएगा। नेक्स्ट है माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मतलब जब हम लोग इंडिविजुअल चीज़ों को इंडिविजुअल फैक्टर्स को समझकर किसी प्रोडक्ट की फोरकास्टिंग करते हैं। मैक्रो मतलब जब हम लोग कंट्री वाइड फोरकास्टिंग सोचते हैं कि पूरी कंट्री में कितनी डिमांड होगी, पूरी कंट्री की इनकम से मेरे गुड्स का डिमांड पर क्या असर पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें माइक्रो मैक्रो में हम लोग का डिवीजन हो गया। फिर नेक्स्ट है एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है कि जो चीज़ें मार्केट में फ़िलहाल एक्टिव हैं उसके बेसिस में अपना फोरकास्टिंग कर रही हूँ। पैसिव मतलब जो पॉसिबिलिटीज़ आगे हो सकती हैं, मतलब प्रिडिक्शन के बेसिस पर ही फोरकास्टिंग करना, उसको हम लोग पैसिव फोरकास्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। शॉर्ट रन मतलब मेरे प्रोडक्ट की मार्केट में शॉर्ट टर्म में कितनी डिमांड होने वाली है उसका फोरकास्ट करना। लॉन्ग रन मतलब जब मैं बियॉन्ड टाइम सोच रही हूँ, 5 साल बाद मेरे बिजनेस की क्या डिमांड होगी, 10 साल बाद क्या डिमांड होगी, ये सारी डिमांड मेरे लॉन्ग रन में चली जाएंगी। तो ये शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है टेक्निक्स क्या है फोरकास्टिंग। अगर आप फोरकास्टिंग कर रहे हो अपने बिजनेस में तो आपके पास 2 तरीके की टेक्निक्स होती हैं। एक होता है क्वालिटेटिव टेक्निक, एक होती है क्वांटिटेटिव टेक्निक। क्वालिटेटिव टेक्निक में आपका आ जाएगा कि जब आप क्वालिटी सिर्फ मतलब सर्वे, इंटरव्यूज़, मतलब बिना किसी प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करते हुए इंटरव्यूज़ वगैरह लेकर जब आप लोग पता कर रहे हो कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होने वाली है। तो इसके कौन कौन से तरीके हैं? क्या ओपिनियन सर्वे, आप अपना प्रोडक्ट किसी को दो टेस्टिंग के लिए, फिर आप उससे उसका ओपिनियन लो कि आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट यूज़ करके। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव टेक्निक ऑफ ओपिनियन सर्वे। आप अपना सैम्पल देते हो और फिर सामने वाले 10 लोगों को आप अपने सैंपल दोगे, 10 लोगों का फीडबैक लोगे उस चीज़ पर, उसको हम लोग बोलते हैं ओपिनियन सर्वे। देन होता है एक्सपर्ट ओपिनियन, जो इस मार्केट का एक्सपर्ट है उसको आप अपना प्रोडक्ट दोगे और फिर वो टेस्ट करके बताएगा कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। तो इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन इसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर इंटरव्यू। आपका प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है तो जो भी कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है, ये टेस्ट देखो, ओपिनियन सर्वे में क्या होगा, हम लोग अभी टेस्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट को इस वाली कैटेगरी में। कंज्यूमर सर्वे मतलब आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में है, वो बिक रहा है, कंज्यूमर्स जब यूज़ करते हैं उसका फीडबैक जब हम लोग को देना होता है उसको हम लोग कंज्यूमर इंटरव्यू बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वान्टिटेटिव की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है अब प्रॉपर एप्लीकेशन जो भी होते हैं, जो भी आप लोगों ने मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो
वो सारी टेक्निक्स यूज़ करके अब आप लोग फोरकास्टिंग करोगे। तो इसमें एक होता है ट्रेंड प्रोजेक्शन। ट्रेंड प्रोजेक्शन मतलब जब मैं लास्ट ईयर की डिमांड सप्लाई को स्टडी करूँ, मैं पूरा ट्रेंड एनालिसिस देखूँ कि लास्ट 5 साल से इस इंडस्ट्री में, अगर मैं सोप बना रही हूँ तो सोप इंडस्ट्री के क्या ग्राफ्स रहे हैं, दूसरी जो लक्स हो गया, पियर्स हो गया, डव हो गया, इन सब की क्या सेल्स रही हैं। तो मैं एक तरीके से नंबर्स को देखूँ मैं, या तो फिर कुछ लॉजिकल डिमांड जब क्रिएट करती हूँ मार्केट में, तो उसमें हम लोग ट्रेंड प्रोजेक्शन करते हैं उसके लिए, ये देखने के लिए कि सोप इंडस्ट्री में ट्रेंड कैसा रहा है, क्या ट्रेंड गिरा है, क्या ट्रेंड उठा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है ट्रेंड प्रोजेक्शन के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट है बैरोमीटर मेथड। बैरोमीटर मतलब एक डिवाइसेस होते हैं हम लोग के पास, मतलब हम लोग इंडेक्सेस होते हैं जिससे हम लोग कंपेयर करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर ये देखना है कि 10 साल पहले, जैसे अगर मैं मार्कर्स मैन्युफैक्चर करती हूँ तो 10 साल पहले मार्कर की कितनी डिमांड थी, 20 साल पहले कितनी थी। तो एक तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मेजरमेंट कर रहे हैं कोई एक बैरोमीटर चूज़ करके। बैरोमीटर मतलब टाइम, एक बैरोमीटर हो गया, मैं टाइम के हिसाब से चूज़ कर रही हूँ। तो दूसरा हो गया क्वालिटी के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग बैरोमीटर्स कंसिडर करके जब मैं किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड को फोरकास्ट कर रही हूँ अपने प्रोडक्ट की फोरकास्टिंग के लिए, तो उसको हम लोग बैरोमीटर मेथड बोलते हैं। तो ये आप लोगों का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू।